ये बहुत अच्छा दिन है कि आज हमारे साथ धर्मजीत जी हैं। धर्मजीत सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और ठीक उसी तरह से शैलेश पांडे जी भी हैं जो सियासत में जाहिर तौर पर धर्मजीत जी सिंह से बहुत जूनियर हैं, लेकिन बोलने के मामले में प्रोफेसर रहे हैं, काफ़ी दिनों तक बोलते रहे हैं, विश्वविद्यालय चलाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी। और जिस तरह की जुगलबंदी आप दोनों की दिख रही थी सामने, तो यहाँ पर मंच में आप सत्ता में आप हैं, आप विपक्ष में हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मिजाज उसी तरह का होगा जिस बात के लिए धर्मजीत भैया जाने जाते हैं। सबसे पहला सवाल धर्मजीत जी, आपका राजनीति में बहुत लंबा समय चल रहा है, आज भी आपका बहुत अच्छा दौर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस समय जिस चीज़ के लिए आप लगातार बीजेपी की सरकार से लड़ते रहे, जिस चीज़ के लिए बीजेपी की सरकार से आप लगातार सवाल करते रहे 15 सालों तक, उसके बाद जब अवसर आया आपके सत्ता में होने का, आप दूसरे दल में हो गए, वो दिगर बात है, क्या वो चीज़ें पूरी हो रही हैं जिन मूल्यों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर आप संघर्ष कर रहे थे? आवाज़ है ना? इस सरकार में मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि इन्होंने जो वायदे जनता से किए थे उसे ये पूरा कर रहे हैं। गांव के अंदर आप चले जाइए, गांव के अंदर गरीब आदिवासी गांव का आदमी बहुत परेशान है। न तो पीने का पानी है, न उनके नाली की व्यवस्था हो रही है, न उनके मूलभूत सुविधाओं को उनको दिया जा रहा है, उनसे सब वो वंचित हैं। वो जो गौठान बनाए हैं ये लोग, जिसके बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, सारे इनके एमएलए से लेके पूरे मंत्री तक और मंत्री से लेके प्रदेश के संतरी तक सब लोग गौठान करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ से उठिए और चलिए मेरे साथ। अभी अंधेरा होने में 2 घंटे टाइम है, अगर एक भी गाय मिल जाएगी तो मैं आपको इस्तीफ़ा दे दूँगा वहीं गौठान में। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं आप अपने जिद्द में, और दूसरे सब कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे काम प्रभावित हो रहे हैं। जो इनकी योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए, समग्र फंड नहीं है, तो विकास हो कहाँ रहा है? कुछ लोगों का विकास ज़रूर हो रहा है। इस प्रदेश में 10-20 ऐसे लोग हैं जिनका विकास बहुत द्रुत गति से हो रहा है। कोई रेत में विकास कर रहा है, कोई दारू में विकास कर रहा है, कोई कोयले में विकास कर रहा है, कोई लोहे में विकास कर रहा है, बड़े बड़े आरी डोंगरी के कोयले के ओर का नीलामी भी हो रहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। जब हम बोलना चाहेंगे तो तथ्यों के साथ बोलेंगे, लेकिन विकास कुछ लोगों का हो रहा है, गिनती के लोगों को हो रहा है। और उसमें कई ऐसे महापुरुष भी हैं जो रमन सिंह के राज में भी मज़ा कर रहे थे, अभी इस राज में भी मज़ा कर रहे हैं। तो ऐसे प्रजाति के लोग भी हैं यहाँ पर, जो आगे भी कोई आएगा उसके राज्य में भी मज़ा करेंगे। तो ऐसा सब चल रहा है भैया। गांव में जाओ, हकीकत का सामना करो, शहर में बैठ के बात करें। इसी शहर का लीजिए, मैंने विधानसभा में बोला सीवरेज के नाम से पिछली भाजपा सरकार को बहुत गाली दिया। सीवरेज में पानी जाएगा नहीं, मैं बोला 2 साल में ये पानी ले जाने की पोजीशन में नहीं है। और अमृत मिशन में पानी आएगा नहीं। अमृत मिशन में पानी कहाँ से लाओगे? खोदापुर आप बोल रहे थे, आज भी खोदापुर है। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ, राघवेंद्र राव सभा भवन बिलासपुर शहर का बहुत पुराना सभा भवन है, जहाँ हमारा हवाई आंदोलन चलता है। उसके सामने में 100 फुट का गड्ढा सामने खिंचा हुआ है, उसमें प्रेस क्लब भी है, लोग आते हैं जाते हैं। अरे भैया, जब गड्ढा खोद दिए तो उसको पाटने का काम कौन करेगा? मैं जाऊंगा पाटने? गड्ढापुर खोदापुर आप बोलते थे, अभी भी तो आप खोदापुर बना के रखे हो बिलासपुर को। हवाई सेवा शुरू हुई, कोई श्रेय लेने का होड़ मच गया कि मैं लिया, वो पेपर छपा, वो विज्ञापन छपा, दुनिया भर की बातें हुई। अरे जब इतना बड़ा आंदोलन करने वाले वहाँ के लोग थे, उनकी समिति के अध्यक्ष को कम से कम कुर्सी में एक जगह तो दे देते। जब वो हवाई सेवा शुरू हुई तो सुदीप श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने इस पूरी योजना को बताया, लोगों तक पहुंचाया। उनको एक कुर्सी तक नहीं दी गई थी, नीचे बैठे थे। थोड़ा सा भी विचार तो किया करो कि कौन लोग हैं जिनको करें। हम तो एमएलए हैं, मंत्री जी नीचे बैठे हैं, वो एमएलए बैठी हैं। हम लोगों को तो प्रोटोकॉल में बुला ही लेंगे, और नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको सम्मान दो।
शहर के विकास के लिए सबका योगदान है। एमएलए मंत्री हो जाने से कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज नहीं होता। अगर आम भागीदारी होगी तो आंदोलन होगा और आंदोलन सफल होगा और उसका रिजल्ट निकलेगा। शैलेश जी, सवाल आपसे है, जो बातें धर्मजीत जी ने कही उनका जवाब तो आप देंगे ही, साथ में ये बिलासपुर शहर की तासीर ऐसी रही है कि बिना मांगे और बिना लड़े न शहर को आज तक कुछ मिला है, न ऐसी गुंजाइश दिखती है कि शहर को कुछ मिलने वाला है। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज की स्थिति में हमारा शहर ऐसा है कि आपकी सत्ता राज्य की हो या केंद्र की हो, इस बिलासपुर शहर की तरफ देख रही है? क्योंकि जब राज्य निर्माण हुआ तब ये बात हुई कि बिलासपुर राजधानी बनने योग्य था, और जब सरकारें आती रहीं, चलती रहीं, और नतीजा ये हुआ कि आज बिलासपुर रायपुर के सामने टिकता नहीं है। क्या कारण है? सबसे पहले तो जी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बिलासपुर में इस प्रकार से आयोजन रखा। देवेश जी, आप तो यहाँ पर खेले हैं, बड़े हैं, पढ़े भी हैं, शैलेन भाई भी हैं, बिलासपुर को बहुत लंबे समय से आप भी जान रहे हैं। आदरणीय धर्मजीत भैया बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हर सरकार की अपनी एक सोच होती है और उस सोच के हिसाब से वो काम करती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, आज हम न्यायधानी में बैठे हैं, यानी राज्य की न्यायधानी में हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर 75% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और लगभग 80% लोग जो हैं वो किसानी का काम करते हैं, जिसमें कि छोटे किसान ज़्यादा हैं। पिछले 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ का अन्नदाता है, वो अन्नदाता लगभग 14,000 से ज़्यादा किसानों ने फांसी लगा दी थी, 14,000 से ज़्यादा। और ये 14,000 किसान फांसी लगा रहे थे क्योंकि हम उनसे, जो सरकार यहाँ पर थी, जो उनसे वादा करती थी, वो वादा उनसे पूरा नहीं करती थी। उन्होंने कहा था हम समर्थन मूल्य देंगे, इतना पैसा देंगे, वो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम बोनस देंगे हर साल, वो भी उन्होंने नहीं दिया। किसान अपनी लागत का मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अगर सबसे पहले काम किया तो जो 75% लोग जहां रहते हैं राज्य की, उनकी खुशहाली के लिए सोचा, उनके लिए उनका कर्जा माफ़ किया, उनका धान का समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया वो पहले 2500 दिया, फिर जो MSP है वो दिया। उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना बनाकर उनको बहुत सारी फसलों के लिए उनको भी समर्थन दिया। गोधन न्याय योजना चालू करी। कहना ये चाहता हूँ कि इस राज्य में जो खुशहाली लाई है अगर, तो वो हमारी सरकार आने के बाद हमने उस वर्ग को ज़्यादा फायदा पहुंचाया जो वर्ग छत्तीसगढ़ का प्रमुख वर्ग है। दूसरी प्राथमिकता जो थी वो शहरों की थी। शहर में पिछले 15 वर्षों से एक बड़ी योजना लाके रखी बिलासपुर की। आज न्यायधानी की बात करते, 15 साल तक शहर को खोदते रहे, खोदते खोदते ऐसी योजना लाके दी कि उसको पूरा ही नहीं कर पाए। 11 साल तक आपकी सरकार उसको चलाती रही, आपने एक बार भी उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं करी। जब विधानसभा में मैं पहुंचा तब पहली बार मांग उठाई, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। उसमें आधे घंटे सभी विधायकों को बिठाया और उसमें हाइड्रोलिक टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये योजना जो है ये फेल योजना है और इस पर आखिरी में ये निष्कर्ष निकलेगा। देखिएगा, इनकी सरकार ने जो काम किया है इसकी आगे चल के जाँच होगी। और शिव घाट, अरपा, पचरी घाट में हमने बैराज बनाने का निर्णय। इससे कम से कम 9 किलोमीटर के रेंज में पानी रहेगा और लगभग 3 MCM के आसपास पानी रहेगा पूरे शहर में। इससे हमारा बिलासपुर का जल स्तर बढ़ेगा। मैं विधायक बना था, मैं नगर निगम में उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 2019 की गर्मी का मौसम था। 1 लाख रुपए नहीं थे एक बोर कराने के, ये स्थिति थी। ये सरकार छोड़कर गए थे, 1 लाख रुपए नहीं था हमारे पास शहर में। SECL से मांग के 25 लाख रुपए लाना पड़ा था, तब जाके शहर में पानी पिला पाए थे। ये स्थिति पर छोड़ के गए थे हमारी नगर निगम के लोग, कंगाल बना के गए थे। शहर में किस तरीके से अपनी मर्जी से जो काम करना आज भी देखिए, आज भी जितने बिलासपुर को छोटा शहर बनाते गए,
जब हमारी सरकार आई हमने सबसे पहले नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण किया, हमने नगर निगम को महानगर बनाया, हमने 70 वार्डों को बनाया, बी ग्रेड सिटी के स्टेटस में लाके उसको खड़ा किया। शहर के लिए हमने 100 करोड़ बैराज को दिए और इसके साथ साथ 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी फंड से हमने अरपा के दोनों तरफ 4 लेन 6 लेन और नाले का निर्माण का काम कर रहे हैं। लगातार शहर के विकास में हम लोग काम करते जा रहे हैं और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर साल कम से कम यहाँ पर बड़ी सौगातें दी। एक 229 करोड़ रुपए का इस बार बजट में ब्रिज भी दिया, 4 लेन ब्रिज, जिससे कि आवागमन अच्छा हो सके और साथ साथ 30.5 करोड़ रुपए की तीसरी बिलासपुर की एंट्री दी जो कि यदुनंदन नगर से गौरव पथ की है। तो बिलासपुर की जो समस्याएं हैं, बिलासपुर का जो विकास है, वो बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू हो गया है, बिलासपुर में ब्रिजेस आ रहे हैं, बिलासपुर में रोड बन रही हैं, बिलासपुर का चहुमुखी विकास हमारी सरकार कर रही है और बिल्कुल संकल्पित है यहाँ की जनता के लिए। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ साथ और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि गरीबों को कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा की पढ़ाई यहाँ चौपट थी। इनकी सरकार थी तो उनके शिक्षा मंत्री बोलते थे सरकार क्या बच्चे पैदा करती है, ये इनका स्टेटमेंट हुआ करता था। हमारी सरकार आई, हमने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। हमने लगभग 52 आत्मानंद जी के नाम पे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। आज बिलासपुर में 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिसमें सारी सीटें भरी हुई हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रदेश की भी सारी सीटें भरी हुई स्कूलों की। 119 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। तो हर स्तर में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा अधोसंरचना हो, अधोसंरचना में भी हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा विकास कर रही है। अधोसंरचना के साथ साथ किसान, खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की खुशहाली में बिल्कुल प्रथम नंबर पर काम कर रही है सरकार। धर्मजीत जी, जो आपके साथी बैठे उनके अकॉर्डिंग तो प्रदेश में सब हरा हरा हो गया है, तमाम चीज़ें अच्छी हो गई हैं, स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया है, स्कूल भी अच्छे हो गए, क्या लगता है आपको? सावन में जब कोई अंधा होता है ना तो उसको हरा ही हरा दिखता है। अब इनको दिख रहा है भाई, हमको तो दिख नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। बिलासपुर, रायपुर, न्यायधानी और राजधानी की सड़क की हालत इतनी ख़राब है, इतना घटिया निर्माण हमने देखा नहीं। तखतपुर की सड़क कई साल से बन रही है, अभी भी आप जा नहीं सकते, खुश हो सकते हो बन रही है। अकलतरा की सड़क ठीक से बनी नहीं है, कई बार टूट के बनी है। अंबिकापुर की सड़क 2 साल में अभी तक बन नहीं पाई। आप अंबिकापुर और कोई रास्ते से जाइए, ट्रेन से, रोड से नहीं जा सकते। वर्क कल्चर है ही नहीं है। अधिकारियों का राज्य है, सब छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक के कोई किसी भी जनप्रतिनिधि से डरता ही नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है ऊपर में। ऊपर अभी ऊपर कहाँ है, मैं उसको बहुत दिन से खोज रहा हूँ। कौन ऊपर में है, क्या है, कैसा है? कोई बताता है ये है ऊपर, कोई बताता है वो है ऊपर। तो उसके कारण भी बहुत ही स्थिति खराब है। गांव में एक अधिकारी की इतनी हिम्मत थी कि वो एक अदना सा रेंजर, हमारे गांव की एक 70 साल की वृद्ध आदिवासी महिला को बाल घसीट के मारा, ज़मीन में पटका। उसे विधानसभा में हमने मामला उठाया, सस्पेंड कराया। वो ऊपर में इतना बड़ा अप्रोच था उसका कि वो 15 दिन में बिना जांच के रजिस्ट्रेट हो गया। आखिर फरियाद करोगे कहाँ? 40 लोग काम कर रहे हैं इस प्रदेश के, अलग अलग जगह में बैठे हुए लोग हैं। अब आप समझ लीजिए आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको बोलना नहीं चाहता। 40 किस्म के लोग इस प्रदेश में अलग अलग चीज़ को संभाल रहे हैं जो संवैधानिक पद पर नहीं है। इनका तो नंबर ही नहीं लगता। और भी बहुत से लोग हैं जो लोग संभाल रहे हैं। तो मामला बहुत अच्छा नहीं है। कहीं नंदीराज पर्वत को अडानी लेने की तैयारी में है, कहीं आरी डोंगरी का ओर लेने के लिए कई लोग हैं। बोरे के मामले में देरी होती है। अरे जब आपको मालूम है, मैंने विधानसभा में कहा जब 1 करोड़ बोरा चाहिए तो आप खुद तय करो ना, बोरा यही बनवा लो, हमारी महिलाओं को दे दो काम। अगर धान नहीं लेती केंद्र सरकार तो उसको काम के बदले अनाज में लो, और भी कोई दूसरी स्कीम में लो। गांव के गरीबों को पेंशन के बदले में वो अनाज दे दो। बहुत सी योजनाएं हैं जिस पे हम खपा सकते हैं। मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था। मैंने आग्रह किया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। से बोल के फिर वापस एयरपोर्ट से बैठ के चल देता था। फिर क्या कारण है कि अभी के मंत्री लोगों से आपके कांटेक्ट ठीक नहीं है? मैं कहा कला सीख लो, जैसा रमन सिंह पटा के रखे थे मनमोहन सिंह के मंत्रियों को, आप भी पटाने की कला सीखो। और तनाव से और
लड़ाई से विकास नहीं होगा, उससे हमारे प्रदेश का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, हमारे गरीबों का नुकसान होगा, हमारे मुख्यमंत्री को काम करने में तकलीफ होगी। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दोनों के बीच में तनाव रहे। 1800 करोड़ 18,000 करोड़ ना आप मांग सकती हैं और ना मैं मांग सकता हूं, ना आपके कहने से 18,000 करोड़ देंगे, ना मेरे कहने से देंगे। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का मसला है, उसमें बात करना चाहिए। भैया ऐसी नौबत क्यों आती है? मतलब जो 1800 करोड़ की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो हमारे प्रदेश के रिक्शा वाले से लेकर के हवाई जहाज चढ़ने वाले के टैक्स का पैसा है। बिल्कुल। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हमको मांगना पड़ रहा है अपने राज्य के अपने अधिकार का? नहीं आना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पैसा हमारा हक है, हम खैरात में नहीं पा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है, उसको पाने का अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता को है, चाहे दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार हो या प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन कभी कभी तनाव में ये भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए तनाव से विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि विकास इस प्रदेश का करना हम सबकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा वहीं तक हो सकती है कि चुनाव में किसको बहुमत मिला किसको नहीं मिला, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाना सत्तारूढ़ पार्टी का काम है। विपक्ष में बैठ के सत्तारूढ़ पार्टी की कमियों को गिनाना, उनको सचेत करना, उनको जागरूक करना, उनके कमियों को बताना, ये हमारा काम है। अरे तुलसीदास जी बोले हैं, भैया निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो आपको क्या तकलीफ है? अगर हम निंदा ही कर रहे हैं तो सुन लीजिए, अगर उसमें कुछ काम की बात हो तो आप ग्रहण करिए। हम भी तो जनता की आवाज़ लेके जाते हैं। जनता आपको सरकार चलाने को बोला है तो हमको विपक्ष में विरोध करने के लिए बोला है, और हम अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए और उसमें सामंजस्य बैठा के काम करना चाहिए। शैलेश जी, जो बातें धर्मजीत जी बोल रहे हैं और कुछ आपके संदर्भ में भी चीज़ें हैं कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारी सुनते ही नहीं है। कई बार आपको खुलकर खुद मन से कहना पड़ता है कि भाई मेरी भी सुन लो, मैं एमएलए हूँ शहर का। तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि विधायक को बताना पड़ता है मैं ही विधायक हूँ भाई, मेरी भी सुनना है आप लोगों को? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? और आप जिक्र कर रहे थे सीवरेज का, आप कह रहे हैं विधानसभा को सवाल पूछना पड़ रहा है। आपकी सरकार है, पर्ची में लिख दीजिए, काम होना चाहिए। देखिए, सीवरेज परियोजना चूंकि एग्जीक्यूटेड परियोजना है, उसको अचानक तो बंद नहीं किया जा सकता है। उसको वो हम जानते हैं, हमारी सरकार भी जानती है फेल है, और इसका जो संतुष्टि होनी चाहिए उसका सही निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जांच बिठाएंगे, और मैं तो लगातार मांग कर रहा हूँ ये परियोजना बिल्कुल फेल होगी, और इसमें कोई बिल्कुल दो मत नहीं है। कहीं भी सरकार इस प्रकार से काम नहीं कर रही है जिससे कि हम जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रही है। मैं समझता हूं कि आदरणीय धर्मजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, सबसे ज़्यादा तो आप ही की सुनते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार। आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सबको एक मिनट आपको आप टेस्ट मत करिए। मैंने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ अफसरशाही राज ये चल रहा है। अफसरशाही कितना चल रहा है पांडे जी, जरा आत्मा में हाथ में छाती में रख के बात करो। अफसरशाही जो थी वो 15 साल तक थी, अभी अफसरशाही नहीं चल रही है। ये बात सही है कि जो कार्य संस्कृति 15 वर्षों में अधिकारियों के अंदर रही है वो धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे ही उसका वो हो पाएगा। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है प्रदेश में। अभी आपको लगता है कि अगर पैमाना है नापने का धीरे धीरे, तो जी यदि नापने कोई पैमाना है कार्य संस्कृति को, तो कितना प्रतिशत जा चुका है और कितना जाना बाकी है? थोड़ी पब्लिक जो मैं समझता हूँ, देखिए ये कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है, कोई प्रतिशत की बात नहीं है। सरकार आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज 15 साल तक बिलासपुर का उदाहरण लेते हैं, अपन बिलासपुर में बैठे बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर में 15 साल गड्ढे खोदने के अलावा क्या काम हुआ? लेकिन दूसरा एंगल, हमारी सरकार आई तब आप देखिए एयरपोर्ट भी चालू हुआ कि नहीं हुआ? मदद किसने कितनी की ये अलग बात है, संघर्ष किसने कितना किया ये अलग बात है, चालू तो हुआ ना, किया गया चालू। मैं भी गया था माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलने के लिए, उनसे भी ज्ञापन देकर आया था, मांग करी थी। सवाल ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि बिलासपुर जैसे शहर को हम लोग अच्छा बना रहे हैं, ब्रिज ला रहे हैं, सड़क ला रहे हैं, हम लोग अरपा को देख रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट सरकार जो है बिलासपुर को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है।
तो लगातार प्रदेश आगे बढ़ तो रहा है। किसान आज इनके 15 साल के कैरियर में 16-17 लाख किसान पंजीकृत होते थे, आज लगभग 21 लाख किसान पंजीकृत हैं। 20 लाख से ज़्यादा किसानों का धान खरीदा गया है। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा सरकार ने। ये ऐतिहासिक काम ही हुए, वो भी कोरोना काल में लेके, जबकि कोरोना का संकट था, ये संघर्ष में थी हमारी सरकार। रेवेन्यू का पता नहीं था, 18,000 करोड़ रुपए भीख नहीं है हमारी, हमारा अधिकार है छत्तीसगढ़ का, हमारी जनता का। आपने हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दोगला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार, और वो पैसा नहीं दिया। तो ये सारी चीजें हमारे काम में अवरोध पैदा करती हैं। सरकार कोई ऐसा थोड़ा ना है कि टैक्स से ही सरकार जी, इसी एक सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, जनता के टैक्स का पैसा है, केंद्र सरकार मदद करे। जनता जब आपको चुनती है, आपको जब पूछती है कि क्यों भाई फला विकास के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है, तब तो आप लोग कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति देश में सबसे अच्छी है, हमारा जीएसटी कलेक्शन सबसे शानदार है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर ये बात कहाँ से आती है 18,000 करोड़ उधारी है हमारा, दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम बजट बनाते हैं, केंद्र सरकार अपना बजट बनाती है, राज्य सरकार अपना बजट बनाती है। बजट जो होता है वो एक प्रोजेक्टेड इनकम शो करता है। प्रोजेक्टेड इनकम में राज्यांश और केंद्रांश दोनों का हिस्सा होता है। तो राज्यांश जो प्राप्तियां होती हैं और केंद्रांश की जो प्राप्तियां होती हैं, वो बजटेड में अगर है और अगर वो प्राप्त नहीं हुई है तो इसको तो बोला जाएगा ना सर, केंद्रांश से। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब लगभग 80% अनुदान केंद्र सरकार देती थी राज्य को। आज वो 50%, 40%, 35% घट के क्यों हो गया? आज छत्तीसगढ़ में जो हमारा जीएसटी का प्रतिभूति है, जो हमारे टैक्स हैं प्रतिभूति के, उसका नहीं दिया जा रहा है पैसा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारी चीजें जो है ये तो इन बातों को जनता के सामने जाकर खुलकर बोलिए ना, उनको बताइए कि जब संघीय ढांचे में हम चल रहे हैं देश में, तो राज्य किसके हैं? हम राज्य तो हम केंद्र के ही है ना, हम किसी दूसरे देश के तो राज्य नहीं है ना, अपनी केंद्र सरकार के हम राज्य हैं। जो संघीय ढांचा है उसमें जो समीकरण है, जो फार्मूला है, उसमें चीज़ों को उसको करना चाहिए। तो ये काम नहीं हो पा रहे हैं और आजकल इसी का, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही बोला, इस बात को हम लोग भी बोलते हैं, इस बात को सब पूरा प्रदेश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि काम कैसे हो रहा है। और फिर भी हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। एक बात और उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि 15 वर्ष इन्होंने इतना विकास किया कि हमारे प्रदेश में 151 वेंटिलेटर थे केवल, और पिछले एक साल में आज 750 वेंटिलेटर हो गए हैं प्रदेश में। ये स्वास्थ्य की सेवाएं इन्होंने करी। ये आज इस तरीके की महामारी फैली तब समझ में आया आपने क्या विकास किया। आपने कोई विकास छत्तीसगढ़ का नहीं किया है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, ना अधोसंरचना के। हाँ, बड़े बड़े आपने रोडें बनाने की बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी रोडें बनाना, देखिए पूंजीगत व्यय इनके राज्य में भी इतना होता था। आज हमारे भी सरकार में मेरे ख्याल से 18% के आसपास हमारा पूंजीगत व्यय है। 14,000 करोड़ रुपए हमने पूंजीगत व्यय रखा है अधोसंरचना मदद के लिए, और बाकी पैसा राजस्व के लिए रहा। तो काम पूरा सरकार कर रही है और प्रदेश को हम खुशहाली से आगे बढ़ा रहे हैं, और लगातार हर प्रदेश में मैं समझता हूं, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को जो है छत्तीसगढ़ में की जनता ने सरकार की जिम्मेदारी सौंपी है। अरपा विकास प्राधिकरण का क्या मसला है कि भंग हो गया, कह रहे उसके बावजूद टैक्स लिया जा रहा लोगों से उसके लिए? नहीं, अरपा विकास प्राधिकरण जो है उसमें कोई काम अभी वैसे नहीं हुआ है। जो काम हुआ है, इनकी सरकार ने अरपा विकास प्राधिकरण बनाया था, उस प्राधिकरण के अंतर्गत उन्होंने 50,000 परिवारों की ज़मीन बंधक बना ली थी, और इसके साथ साथ उसमें 5 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए थे। उसमें 3 बार टेंडर किए, 2800 करोड़ की परियोजना बनाते थे, 3 बार टेंडर किए, एक बार भी एक ईंट रखने के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं आया हमारे शहर के अंदर। ये स्थिति थी, और 10 साल तक यही बोलते रहे कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाते रहे कि हम टेम्स बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो अरे शहर को पानी तो पिला दो। शहर के पानी पीने की समस्या थी, उसके लिए तो कम से कम बैराज बना देते। आज हमारी सरकार ने काम किया। अरपा विकास प्राधिकरण के तटीय बंध को 3 जिलों से जोड़ा गया है। आज केवल अरपा विकास प्राधिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, आज छपरा टोला विकास का हमने काम किया, 950 करोड़ का काम है। अहिरन खारून लिंक जो है, जो इनने सपना दिखाया था, उसको पास करके भी केंद्र सरकार में नहीं भेजा। अहिरन खारून लिंक को पास करके 750 करोड़ का जो है वो भी हमने केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा। लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है हम अरपा और अरपा के विकास के लिए हमारी सरकार ने रखा हुआ है, जो केंद्र सरकार की जो अनुमति के बाद
बाद ये सारे काम हो जाएंगे। अभी केवल बिलासपुर के जल स्तर को बढ़ाने के लिए, इसको सौंदर्यीकरण करने के लिए 300 करोड़ रुपए हम लोगों ने लगाए हैं, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे वो बैराज के लिए, और इसको बिलासपुर को बिल्कुल केंद्र बना के काम किया गया है। धर्मजीत जी, एक सवाल आपसे है, चूंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ आप टाइगर होने का दावा तो बार बार करते हैं, कभी कदार दिख भी जाता है कान्हा से आकर के। क्या लगता है कि टूरिज्म के लिहाज से हमारे बिलासपुर में कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि आसपास लगभग जंगल ही है हमारे बिलासपुर के आसपास, और क्या जो प्रयास पहले हो रहा था वो नहीं हो पाया या आज कुछ दिख रहा है आपको? मैं इन प्रश्नों का जवाब 2 मिनट बाद दूंगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि बार बार बोल रहे हैं हम टेस्टिंग कराएंगे। 2 साल में अगर टेस्टिंग नहीं करा पाए तो बाकी क्या कर पाओगे? एक कमेटी बनी है सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में, शराबबंदी करें, कैसा करें कि ना करें। 2 साल हो गया, उस कमेटी की एक तो बैठक नहीं हुई है। रायपुर में आप रहते हैं, रायपुर में एक स्काई वॉक बना है। स्काई वॉक के लिए मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया था, उसके बाद वो इस स्काई वॉक का काम रुका हुआ है। उसमें 2 मत के लोग हैं। मुझे याद है आपने उसको सिटी स्कैनर बताया था कि आदमी इधर सिटी स्कैनर मशीन बताया। हाँ, मैंने बोला था कि वो MRI मशीन सरीके है जिसमें अंदर घुस जाओगे तो घबराहट लगती है, कोई चाकू मार देगा तो आप चिल्ला के बच भी नहीं पाओगे। और कुल मिला के वो जो नशा करने वाले लोग हैं, मार्फिन वाले, वही सब वहाँ आजू बाजू में दिखेंगे। तो रविंद्र चौबे जी ने मुझसे विधानसभा में पूछा था कि आपका क्या मत है, तो मैं कहा मेरा मत और मेरी इच्छा ये है कि अगर मैं पावर में होता तो मैं विधानसभा में जाने के पहले, शाम को विधानसभा छूटने के पहले तक के उसको बुलडोजर से तोड़वा देता। अब आपको क्या करना है आप तय करो। तो उसके लिए भी एक सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अब सत्यनारायण जी की अध्यक्षता की कमेटी अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। अब 2 साल में इसको तोड़ना है या रखना है, जब ये निर्णय आप नहीं कर पा रहे हो, दारू बेचना है या नहीं बेचना है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो आगे भगवान मालिक है। अब ये बोल रहे हैं किसी की मजाल है कि MLA अगर किसी को मदद कर रहा है तो उसके ऊपर कोरोना का एक्ट लगा दिए, बाद में केस सरकार ने ख़त्म किया, अलग बात है। पर ये हिम्मत कैसे हुई कि मैं किसी को मदद कर रहा हूँ तो आप कोरोना एक्ट लगा दिए? खुद उल्लंघन करोगे, खुद गड़बड़ करोगे, खुद उल्टे सीधे हरकत करोगे, आपको कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आप अधिकारी हैं। और एक जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज़ उठा रहा है तो उसको कैसे फंसाया जाए, कैसे परेशान किया जाए, इस पर आप आ जाते हो। ऐसे में नहीं होगा। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इलेक्टेड है, उसका प्रोटोकॉल, उसका सम्मान कायम रखना अधिकारियों का कर्तव्य है। और हम किसी भी मंच में जाते हैं तो ये हमारा अधिकार है, हम किसी की कृपा से नहीं जाते हैं, हमारा अधिकार है। हमको आपको जब बुलाओगे तो बैठाना पड़ेगा, या तो मत बुलाओ। पर्यटन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अभी विधानसभा में बजट सेशन में पर्यटन विभाग का मैं प्रतिवेदन पढ़ा, पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, मैं तो पढ़ता हूँ, आप तो मंत्री हो, सत्तारूढ़ पार्टी के हो, शायद कम पढ़ते होंगे। उसमें सरोधा दादर चिल्फी घाट में एक टूरिस्ट रिसोर्ट बना है, उसका जिक्र हुआ है, कुर्दुर का जिक्र हुआ है, और नया कुछ जिक्र नहीं हुआ है 2 साल में क्या बनाए हैं करके। ये दोनों ही बीजेपी के शासनकाल में बनाए गए रिसोर्ट हैं। हमने उनसे कहा कि अमरकंटक के पास नीचे में एक अमरकंटक धाम बनाने की योजना थी, वहाँ पर कुछ बनाने का प्लान करिए। हमारा खुड़िया डैम 1930 में अंग्रेज़ों ने बनाया, बहुत सुंदर है, वहाँ बनाने का कुछ करिए। इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। जो पुराने काम हैं, जो 15 साल पहले के काम हैं, जो 10 साल पहले के काम हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के काम है, उनका जिक्र कर दिए। अब वो एक कोई वाटर रिसोर्ट क्या है उधर सतरेंगा, वो भी पुराना है। नया क्या है? नया कुछ करिए ना। आप किसी की लकीर को मिटा के बड़े नहीं बन सकते। अगर किसी की लकीर छोटी है या बड़ी है, उसके सामने में आपको लकीर खींचनी होगी, और जनता देखेगी कि आपने बड़ी लकीर खींचा या उसकी बड़ी लकीर को आपने मिटाने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी लकीर को मिटाने का ही काम कर रहे हैं, बोरा रख के, कपड़ा रख के मिटाओ कि छोटा हो जाए। अरे आप बड़ा खींचिए, मौका मिला है, बहुत किस्मत से मिलता है।